ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं अपने खुसूसी प्रोग्राम। तो वक्त की कमी है, जिलानी अलविदा लेना होगा। उससे पहले हम आपको बताते हुए चले कि एक अफसाना निगार पूरे समाज का, मुआशरे का आईना होता है और क्या कुछ जो चीजें लिखता है वो तस्वीर कशी बिल्कुल पूरी तरीके से उस इलाके की, उस रियासत की होती है। तो आपको बताएंगे कि वादी कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मारूफ अफसाना निगार दीपक बड़की का कहना है कि अंग्रेजों ने मुल्क में उर्दू के सरमाए को खत्म करने की कोशिश की है। उनका कहना है कि हम अपने माजी को भूल गए हैं। हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मेहताब आलम से खास बातचीत के दौरान उन्होंने अपने अफसाने चिनार के पंजे के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि कश्मीर में तशद्दुद के दौरान बहने वाला खून उन्हें चिनार के पत्तों से गिरता हुआ दिखाई देता है। तो आप देखिए खास बातचीत और हमें दीजिए इजाजत। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर मजीद खबरें तफसील के साथ देख सकते हैं। आदाब। नाज़रीन, आज फिर एक खास शख्सियत को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। एक ऐसा शख्स जिसने साइंस के मजमून में अपनी महारत हासिल की, लेकिन उर्दू उसके अपने एहसास की जबान है। उसने मुख्तलिफ मैदान में अपनी खिदमत अंजाम दी। वो आर्मी में भी रहा, पोस्ट एंड टेलीग्राफ में भी उसने अपनी खिदमत अंजाम दी। मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करें तो वहां पे भी उसने अपनी खिदमत अंजाम दी। और अगर हम फिक्शन राइटिंग की बात करें, अफसानों की बात करें, तो मुनफरिद असलूब में उसने अपनी मुनफरिद शनाख्त सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं, जहां जहां भी अफसाने को पढ़ा जाता है उसने अपनी शनाख्त बनाई है। आपका नाम दीपक बुद्धके। दीपक साहब, आपका ईटीवी के खास प्रोग्राम खास मुलाकात में खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया। दीपक साहब, जिस खित्ते से आपका ताल्लुक, एक ऐसा खित्ता जहां पर पंचतंत्रा जैसी किताब लिखी गई, वो पंचतंत्रा जब हिंदुस्तान से बाहर जाती है तो अलिफ लैला जैसी किताबें लिखी जाती है, लेकिन फिक्शन की जब बात आती है तो आज भी हम अपना माखज़ यूरोप से जोड़ते हैं। वजह क्या है? वजह बेसिकली यही रही है कि हमने अपना जो पास था, जो माजी था हमारा, उसको भूल गया। क्योंकि अंग्रेजों के तसल्लुत के बाद अंग्रेजों ने एक सोची समझी चाल के तहत उन्होंने कोशिश की कि हिंदुस्तान का जो भी सरमाया है उसको वो ओन कर ले और अपनी जबान में, अपनी अंग्रेजी जबान वगैरह में ट्रांसलेट करके उसको अपना ले। मगर हमको वो पुराने जो मार्क्स थे उनको वो चाहते थे कि आइसोलेट कर दें, ताकि हमें लगे कि हम गुलाम के गुलाम ही हैं और जो कुछ भी हमको मिला वो सब अंग्रेजों ने ही दिया। वो कहीं फ्रांस से आया, कहीं यूरोप से आया, कहीं इंग्लैंड से आया। तो हमें फीलिंग ऑफ, जिसको इन्फीरियरिटी एहसास है, कमतरी जो है वो होने लगी कि साहब हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, जो कुछ था वो सब अमेरिका से आया, वो सब यूरोप से आया, जर्मनी से आया, फ्रांस से आया। तो वो सब चीजें वो कोशिश कर रहे थे कि हमारे अंदर डाल दिया जाए और उसमें वो कामयाब हुए बहुत हद तक। जिस तरह से कहानियों की हम बात कर रहे हैं, कहानी एक दिन में नहीं लिखी जाती। कोई भी काम होता है उसका अपना एक शजरा होता है। आपने जब कदम रखा तो जाहिर सी बात है आपकी जबान उर्दू नहीं थी, लेकिन ये एहसास की जबान, इसका रिश्ता कैसे हुआ? देखिए, ऐसा है कि मेरा तो बेसिकली जो मेरी जो जबान है वो कश्मीरी है, मादरी जबान कश्मीरी है। और जो स्कूल की जबान थी, जिसको मीडियम ऑफ एजुकेशन कहते हैं, वो मेरी इंग्लिश थी मोस्टली। उर्दू मैंने 5वीं तक पढ़ी थी और उसके बाद तो इसके साथ कोई टच नहीं रहा था। अली बे पेते में आप समझ लीजिए कि पता ही नहीं था कि कहाँ क्या लिखा हुआ है। और उसके बाद फिर हिंदी मैंने शुरू की 6ठी से 10वीं तक, और वो उसमें भी वो हाफ बेक नहीं रहा है, पूरा नहीं। तो जब हमारी बीए में हमारे ब्रदर की थोड़ा डेथ, और कजिन थे हमारे, उनकी डेथ वगैरह हो गई, तो अंदर से एक फीलिंग सी आ गई कि मैं कुछ लिखूं। अब ये मैंने एक पहला ही जो ड्रामा लिखा था, बंधन, 1968 में लिखा था मैंने। तो उसमें मैंने कुछ शब्द तो हिंदी के डाल दिए, कुछ उर्दू के डाल दिए, कुछ अंग्रेजी के डाल दिए, और समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लिखूं, कैसे लिखूं। उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि कश्मीर में उर्दू जबान का ज्यादा इन्फ्लुएंस है, असर है। तो किसी से पूछ लिया, भाई मैं जरा सीखना चाहता हूं या उर्दू या हिंदी। तो वहां पे एक स्कूल है जिसको बोलते हैं ओरिएंटल स्कूल। तो वहां पे मैंने जाके उर्दू सीख ली शाम को। और वहां जामिया अलीगढ़ का एग्जामिनेशन, जामिया उर्दू के अलीगढ़ के वो एग्जामिनेशन लेते हैं। तो उसमें मैंने अदीब और अदीब माहिर का इम्तिहान दे के उर्दू सीख ली। वहां के उस्ताद बहुत अच्छे थे, एक खासकर एक जीएम वफाई साहब थे, उन्होंने मुझे खताती भी सिखा ली। और वो इतने इम्प्रेस थे कि एक एमएससी बीएड करने वाला तालिब इल्म यहाँ आ रहा है और अलिफ बे पेते सीख रहा है, तो बहुत खुश हुए।
تو انہوں نے بڑے پیار سے, میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ میرے پیرنٹ جیسے تھے, بالکل جیسے میرے پتا جی تھے ویسے انہوں نے سکھایا. آپ کو اردو سے ایک خاص انسیت ہوئی, اور جب آپ نے اپنے احساس کی زبان کو کاغذ پہ جب آپ لے آئے اور آپ نے پہلا افسانہ سلما کے نام سے لکھا اور اخبار کے پاس لے گئے, آفتاب جو ہے اس کے مدیر نے اس کو پڑھا بھی نہیں اور چھاپنے سے انکار کر دیا. جب میں ان کو اپروچ کیا تو ان کو لگا کہ پتہ نہیں کون ہے کیا ہے, اور خاص کر جب میں نے ان کو شک کی نظر سے دیکھا گیا. نہیں, شک نہیں ہے, ان کو ایسا لگتا ہے کہ کشمیر میں جنرلی لوگوں کو فیلنگ ہوتی ہے ایک کشمیری, یہ جو اردو ہے زبان, یہ کشمیری کے زبان نہیں ہے, اور کشمیری زیادہ, کیونکہ جنرلی وہاں فیلنگ ایسے آ گئی ہے کشمیری صرف اپنی مدر ٹنگ میں لکھ سکتا ہے, اردو لکھنے میں اس کو مہارت نہیں ہے, یا اردو میں ان کو زیادہ نام نہیں ملا. کہ آپ دیکھیے پچھلی اتنا جو اتہاس ہے اپنا اردو کا, اس میں دیکھیے کہ کشمیر ویلی سے صرف 1 یا 2 آدمی ہیں ایسے جن کو دنیاوی پورے ادب میں تسلیم کیا گیا. باقی لوگوں نے تو اردو میں لکھا مگر نام نہیں ملا. شاید اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ کہا صاحب آپ کا نام کیا؟ میں نے کہا میرا نام دیپک بدکی ہے. تو کہنے لگے آپ کیا لے کے آ گئے؟ میں نے کہا ایک افسانہ لکھا. تو آپ کشمیری ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی کشمیری ہوں. کشمیری ہے تو آپ اردو کیا لکھیں گے؟ لیکن صاحب آپ نے افسانہ تو دیکھا نہیں, آپ افسانہ دیکھ لیجئے, اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ ایکسپٹ کیجئے, نہیں تو واپس لے جائیں گے. انہوں نے جو ہی افسانے کا پہلا پیراگراف پڑھ لیا تو کہنے لگے صاحب یہ کسی پاکستانی میگزین ماہنوں سے آپ نے نقل کیا. میں نے کہا صاحب ایسا ہے کہ میں نے نہ تو پہلے ماہنوں دیکھا ہے اور نہ تو مجھے معلوم ہے پاکستانی میگزین اردو میں کون کون سے آتے ہیں. میں مطلب نیا میں نے اردو لینگویج سیکھی ہے, تو ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کو اگر اچھا لگتا ہے کیجیے, نہیں لگتا تو کہنے لگے اس میں 1-2 مہینے لگ جائیں گے. وہ آپ کا پہلا جو تجربہ تھا جو آپ نے لکھا تو شائع ہوا؟ وہی میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ انہوں نے کہا کہ 1-2 مہینے لگ جائیں گے. تو میں کہا اتنا ٹائم تو میرے پاس ہے نہیں. تو میں دوسرے ہمدرد وہاں نکلتا اخبار ان کو دے کے آ گیا, اور انہوں نے دوسرے ہی ویک میں چھپا دیا یہ جو سلما تھا. مگر مجھے دل میں اتنی بشاشت ہوئی کہ اگر میرا جو افسانہ ہے جس کا پہلا پیراگراف ثناء اللہ صاحب نے پڑھ لیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی پاکستانی میگزین کا ایکسٹریکٹ ہے, تو اب افسانہ چھپے یا نہ چھپے یہ تو طے ہے کہ ریکگنیشن مل گیا. نہیں, یہ تو طے ہے کہ میں افسانہ ایسا لکھ رہا ہوں جو پاکستانی میگزین کے ساتھ مقابلے میں آ سکتا ہے. اس کے فوراً بعد ہی آپ کا اپنا رشتہ صحافت سے ہوا, اور صحافت میں مولوی فاروق کے ساتھ آپ نے کام کیا. نہیں, ان سے کام نہیں کیا ایکچولی. ان کا ایک پیٹرنائز اخبار تھا عقاب, اس کے وہ پیٹرن تھے, مگر ڈائریکٹ ان کے جو اخبار نکلتے تھے وہ کچھ اور تھے, وہ جیسے حریت تھا وغیرہ. تو یہ منظور انجم صاحب تھے, ہمارا ویکلی نکلتا تھا عقاب, اس کے ساتھ میں منسلک رہا ایز جوائنٹ ایڈیٹر. اور اخبار نے بہت ترقی کی. 1 سال میں ہم بہت آگے لے گئے اس اخبار کو, یہاں تک کہ جب ان کا عید نمبر نکلا, اسی ثناء اللہ آفتاب نے ہمیں ایک چٹ بھیجی, اس میں لکھا کہ ایسا عید نمبر وادی میں اس سے پہلے میری نظر سے نہیں گزرا ہے. دیپک صاحب, ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ آپ کے کیریئر کے کہاں پر آپ صحافت سے وابستہ, اس سے پہلے آپ دوسرے شعبے سے وابستہ ہوئے, پھر آپ آرمی میں آ گئے, اور ظاہر سی بات آرمی کا اپنا معاملہ الگ ہوتا ہے, وہاں پہ ایک خاص ڈسپلن, اور آپ نے مختلف جگہ پر اپنی سروسز کی, لیکن نارتھ ایسٹ کا اپنا جو تجربہ ہے وہ سب سے مختلف تھا. اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے, اس کو آپ افسانے میں کیسے لے آئے؟ ایسا تھا کہ بیسکلی میں کشمیر امپوری میں پہلی نوکری کر لی, اس کے بعد میں نے آئس الائٹ سروسز کا ایگزامینیشن دے دیا, اس میں پاس ہوا. سرپرائزنگ پارٹ تھا کہ 3-4 سال کا انترال تھا جو میں نے ایم ایس سی بی ایڈ کر لیا, اس کے بعد یہ آئس کا ایگزامینیشن دے دیا. اس میں میرا اردو جو تھا وہ ایک سبجیکٹ تھا میرا, اور اس میں میرا 2nd پوزیشن آئی تھی اکیڈمی میں جو آئی ایس اکیڈمی ہے, حالانکہ میں انڈین پوسٹل سروسز کو الاٹ ہو گیا تھا. تو اس سے مجھے بہت ہیلپ مل گیا, مجھے انکریجمنٹ کافی ملی. اس کے بعد جب آرمی میں ہم گئے, آرمی میں ہم چلے گئے آن ڈیپوٹیشن, تو 9 سال میں آرمی میں رہا, اور اس میں سے 6 سال میرے جو آرمی کے
नॉर्थ ईस्ट में ही गुजरे और उस सिविल में भी मेरे 3 साल और अगरतला में गुजरे। जिस तरह से अभी आपने अपनी इब्तिदाई उसमें कहा कि जब आपने सिविल सर्विस के लिए उसमें एग्जाम दिया उसमें आपने उर्दू का एज ए सब्जेक्ट रखा और वहां पर आपको एक नुमाया कामयाबी मिली, तो जिस जबान में हम आप गुफ्तगू कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आज के तलबा के लिए भी उर्दू एज ए सब्जेक्ट एडॉप्ट करने में कोई मुश्किल नहीं है। वो तजर्बा आपके लिए कैसा है तो उसके बारे में जानना चाहिए। मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल है उर्दू अडॉप्ट करने में, और हमें करना चाहिए वो, खासकर जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट में हमारी जो अंदर की जो हमारी एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल खुल के आता है सामने। अंग्रेजी में हमें शब्द ढूंढने पड़ते हैं, जबकि जो अपनी लैंग्वेज होती है उसमें शब्द ढूंढने की जरूरत नहीं होती। जब आपके दिल से जो दिल में जो बात है वो तो बाहर आती है और बिल्कुल सही तौर से आती है। तो मैं समझता हूं कि हमें उर्दू को अडॉप्ट करना चाहिए। उर्दू हमारी लैंग्वेज है, मुश्तरका लैंग्वेज रही है, और ये कोई ऐसे आजकल जो लोग इसे कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की लैंग्वेज है, ये है, मैं बिल्कुल नहीं समझता। उर्दू हिंदुस्तान से पैदा हुई है, हिंदुस्तान की बेटी है, और मैं समझता हूं कि इसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए और इसको हमें पूरी तरह से इसकी निशोनुमा करनी चाहिए। जी, जब आप अपने सर्विसेज में आए और आपकी मुलाकात शमसुर रहमान फारूकी से हुई, जाहिर सी बात अदब में तनकीद में एक नाम है, आपने उनको बहुत सारे अफसाने भी दिखाए, लेकिन उस तरह का जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए था आपको उनको नहीं दिया। सिर्फ एक अफसाने का जिक्र मिलता है कि शायद जागो पर उन्होंने कहा कि ठीक है कुछ। जी हाँ, ये मैंने जब मेरा इंटरव्यू आया था, शायद इंतसाब में आया था या किसी और मैगजीन में, एक पूरा इंटरव्यू मैंने उसमें लिखा था। दरअसल क्या था कि वो जदीदियत पसंद नाक़िद हैं और उनको ज्यादातर इलामती अफसाने पसंद है। तो जो मैंने अपने अफसाने उनको दिखाए थे, शायद उनको वो पसंद नहीं आया, क्योंकि मेरे ज्यादातर तरकी पसंद अफसाने होते थे। तो उन्होंने ये कोई ऐसा रिजेक्ट नहीं किया मेरी कहानियां, मगर उन्होंने मतलब इतना एंथुसियाज्म नहीं दिखाया। मैं सोच रहा था कि वो मेरे को मेरी रहनुमाई करेंगे मेरे गाइड के तौर पे, क्योंकि नए नए हम भी थे, मैदान में आए हुए, तो वो कहेंगे बेटे ऐसे लिखा करो, ऐसे लिखा करो। बट वो चीज नहीं मिली। सिर्फ उन्होंने जल्दी में कहा कि साहब वो जागो जो अब मेरा अफसाना है वो इलामती अंदाज में मैंने इमरजेंसी के दौरान लिखा था। तो उसमें उन्होंने कहा कि इसका जो लास्ट पैराग्राफ है ये हटा दीजिए, जो मैंने हटाया बाद में, और बाकी उन्होंने ज्यादा रिएक्शन नहीं दी। तो उस वजह से मुझे रोकना पड़ा अपने अफसाना निगारी को। और 1978 तकरीबन 20 साल आपने अपने कलम को रोका है। 1978 में मेरा कलम रुक गया और 1996 तक जी मैंने एक अफसाना भी नहीं लिखा। जी। तो मगर मवाद था, कुछ दिमाग में था। और 1980s में इतना फ्रस्ट्रेशन आई कि सारे जो मेरे मुसवदे थे और जो मेरे छपे हुए अफसाने थे वो सब जला डाले। मैं कहा मैं इसका सोचना भी नहीं, इतनी फ्रस्ट्रेशन थी, मैं चाहता था कि मैं इसका सोचूं भी नहीं। मगर 96 में फिर कुछ ऐसा पर्सनल जाती लाइफ में कुछ ऐसी पर्सनल करवटें आ गई कि मैंने कहा नहीं, लिखना तो जरूरी है। उसके बाद 96 में वो सारी कायनात जो थी, जो मेरी अदबी कायनात थी, वो सारी रिक्रिएट की मैंने। एक एक अफसाना जो मैंने तल्फ किया था वो सारा नए सिरे से लिखा, और फिर वो मेरी पहली किताब आई अधूरे चेहरे। जी, अधूरे चेहरे जब आए तो इसमें तो मुझे अपना एक शेर याद आ गया कि चेहरा पढ़ लेने से खुलता नहीं दिल का सवाल, एक नॉवेल में कई बाब हुआ करते हैं। तो जाहिर सी बात अधूरे चेहरे में हमें देखते हैं, अधूरे चेहरे में भी बहुत सारे चेहरे हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ के अधूरे चेहरे की हम बात करें या हम तहरीरों की बात करें या इसके साथ साथ हम चिनार के पंजे की बात करें, अगर हम चिनार के पंजे की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम कश्मीर की वादी की बात कर रहे हैं। दीपक साहब, हम लोग बात कर रहे हैं चिनार के पंजे, वो चिनार जिसका ताल्लुक वादी से है। जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में चिनार हमें नहीं मिलेगा। ये अलामत कहाँ से आपने इस्तेमाल की? ये ऐसा है कि धीरे धीरे अलामतें मेरी कहानियों में आ गई थी। मैं जैसे पहले भी कहा कि मैं जनरली हकीकत पसंद अफसाना निगारी को ही पसंद करता हूँ, मगर कहीं कहीं मैं इलामतों को इस्तेमाल करता हूँ, मगर बतौरे जिसको कहते हैं मीन्स टू एन एंड इन इटसेल्फ नहीं, जो बिल्कुल भाई मुझे अलामत ही लिखना है, ये मैं इलामत को, अपने अफसाने को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ इलामतों के थ्रू। जैसे आपने चिनार के पंजे है, ये टाइटल है मेरी एक स्टोरी का भी और किताब का भी। चिनार के पत्ते अगर आपने देखा होगा बिल्कुल हाथ जैसे होते हैं। जब कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू हुई,
یہ چنار کے پنجے جو ہیں ان کے اس کے نیچے چنار کے پتے جو تھے، چنار کے جو پیڑ تھے اس کے نیچے ہم سستاتے تھے، اس کے نیچے ہم آکسیجن لیتے تھے. ہمیں لگتا تھا کہ چنار اور ہمارا وجود جو ہے یہ ایک ہے، مطلب یہ ہمارے وجود کے لیے، کیونکہ چنار کے جسم اور روح کا رشتہ ہے. نہیں، اس کے اتنے فائدے ہیں ہمارے کہ ونٹر میں یہ ہم کو فیول دیتا ہے، مطلب جو ایندھن ہوتا ہے ایندھن دیتا ہے. اس کے جو پتے گر جاتے ہیں اس کو جلا کے کانگڑیوں میں ہم یوز کرتے ہیں. پھر اس کی لکڑی جو ہے وہ یوز ہوتی ہے. پھر جو اپنا سمرس میں مطلب موسم گرما میں کشمیر کو مطلب رنگین بنا دیتا ہے، مطلب بالکل گرین گرین سب جگہ. یا جب خزاں آتی ہے تو بالکل آپ کو ریڈ چنار ملتے ہیں. تو چنار کا ایک بہت اپنا مہتو ہے کشمیر میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ موسم کے ساتھ پتوں کے رنگ بدلتے ہیں. بالکل کاپر ریڈ ہو جاتا ہے، کاپر جیسے تانبا ہوتا ہے بالکل ویسا ہوتا ہے اور دیکھنے میں مزہ آتا ہے. تو چنار کا ایک بہت امپورٹنس ہے، اہمیت ہے کشمیر میں. اس کو پیش کر